नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है श्याम गौरव और शुरुआत करते हैं आज के एक और बहुत ही शानदार से सेशन की। तो भैया बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अपडेट हो रही हैं और जल्दी आपको बहुत सारी और खबरें मिलने वाली हैं। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि आप लोगों को ऑडियो क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट मुझे जो है वो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें। सब बढ़िया चल रहा है। दीपावली की छुट्टी अब शायद आप लोगों की खत्म हो गई होगी या मना रहे होगे, तो कोई बात ही नहीं है ना? चलेगा, आंसर करेंगे। वैसे देखो, एक चीज, इस चीज का और ध्यान रखिएगा, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक नौकरी, जो भी आपके लक्ष्य जीवन में, वो ना मिल जाए, तब तक भैया यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, तब तक इस बात का ध्यान रखना है, कोई छुट्टी नहीं होती, कुछ भी जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, चलेगा। नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी ये क्लास डेली यहाँ पर 12 बजे चल रही है और 12 बजे की क्लास सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं बल्कि आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली पुलिस में तो आप तहलका मचाने वाले हैं, ये समझ लो। बहुत कुछ प्लान करके आपके लिए रखे और सब कुछ एक एक करके रिवील करेंगे। बस आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहो, आप मेरा दिल खुश कर दो, मैं आपके लिए जो है वो सब कुछ यहाँ पर हाजिर कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन के आपको आंसर करना है, जैसे मैं हमेशा बताता हूं। आंसर करेंगे, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात क्या कि भैया क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको यही पढ़ो, यही याद रखो और एग्जाम में अप्लाई करो। ठीक है, तैयार है तो सभी एक बार थम्स अप कर दें, यस लिख दें। शुरू करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद, सभी का स्वागत है। तो भैया देखेंगे पहले क्वेश्चन से और सभी लोग जो है वो यहाँ पर आंसर करना चालू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग को आप संचारी रोग भी यहाँ पर कह सकते हो, संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह, टीबी, चेचक या हैजा? आंसर करेंगे, संचारी रोग या संक्रामक रोग नहीं है, फैलता नहीं है भैया एक से दूसरे में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताएं, जल्दी बताएं, सभी आंसर करेंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेहनत चल रही है सभी की भरपूर। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोग प्रॉपर जो है वो क्लास को अटेंड कर रहे हो। बस इसी मेहनत से करते चलो, सब आपके लिए यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। ए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। चलेगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो चाहे वो टीबी हो, चाहे चेचक या हैजा हो, तो भैया ये सभी आपके संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो मधुमेह होता है वो कहां पर होता है भैया? डायबिटीज जो होता है वो संक्रामक रोग नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वो आपका इंफेक्शियस डिसीज नहीं होता। और ध्यान रखना, मधुमेह जो जिस अंग को प्रभावित करता है उसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है पैनक्रियास। क्या कहा जाता है? पैनक्रियास जो है वो कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी का? बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर? मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर, गुर्दा, फेफड़े, अग्नाशय? आंसर करो, जल्दी करो, बताइएगा। आपको बताना है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार है। आप क्वेश्चन देखोगे, मैं हर तरीके से हर टॉपिक को कवर करूंगा, हर टॉपिक को छूने की कोशिश करूंगा और हर उस चीज को बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सेशन को बढ़िया तरीके से एंजॉय करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए। चलेगा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जो लोग आते जा रहे हैं। आंसर करेंगे, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आंसर कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, बताइएगा। सभी करें, जल्दी करें। अच्छा, आप लोग बचपन से सुन रहे होंगे मेरे जिगर के टुकड़े, सुना है कि नहीं? कभी सोचा है जिगर क्या होता है? आप सोचते होंगे जिगर जो है वो आप दिल को समझ लेते होंगे कई बार, है ना, या और किसी अंग को समझ लेते होंगे। आपको पता ही नहीं है कि वो किसको कहते हैं भैया? लीवर। आप लीवर के टुकड़े हो, ध्यान रखिएगा। आप कोई बोले ना जिगर के टुकड़े हो तो बता दीजिएगा भैया लीवर का टुकड़ा क्यों बना रहे हो? दिल के टुकड़े बना लो, कहीं और का टुकड़ा बना लो। ठीक है, मतलब जिगर हमारे शरीर में, लीवर कितना इंपॉर्टेंट होता है। लीवर खराब दुनिया खत्म, ये वाला काम होता है, इसलिए बोला जाता है जिगर के टुकड़े हो। लेकिन याद रखिएगा यहाँ लीवर नहीं, यहाँ गुर्दा। गुर्दा मतलब
किडनी। याद रखिएगा, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो भैया वो है किडनी। किडनी हमारे शरीर में एक प्रकार से बोलना चाहिए फिल्टर का काम करती है ना। आपके शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको क्या करती है? छान कर अलग कर देती है। ध्यान रखिएगा, किडनी खराब होती है तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर होगा किडनी या फिर गुर्दा। अच्छा, किडनी की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट क्या है या इकाई क्या है? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। इसको आप ध्यान में रखना। चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए भैया यहाँ पर गट्ट नामक कार्टून बनाया था? गट्टा नामक कार्टून बनाया था। तो बताना है ओनिडा, निरमा, एशियन पेंट्स या फिर अमूल। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। आर के नारायण के बारे में पूछा जा रहा है, सभी आंसर कर दो, फटाफट कर दो। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। गट्टा नामक जो है वो यहाँ पर कार्टून बनाया था। बताइए, सभी आंसर करें। और बल्कि वो गट्टा नहीं था, वो था गट्टू। क्या था? गट्टू था। क्या था? गट्टू। बताइए भैया, बहुत बढ़िया कार्टूनिस्ट रहे हैं आर के नारायण। आर के नारायण की आपने बहुत सारी रचनाओं को भी देखा होगा। पहले एक सीरियल चलता था, कहां पर? दूरदर्शन पर। नाम सुना होगा स्वामी नाम के लड़के की। स्वामी नाम के लड़के की कहानी आती थी, स्वामी एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, किसकी आती थी? स्वामी एंड हिज फ्रेंड। स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ये किताब किसकी है? तो भैया ये आर के नारायण जी की किताब है। ठीक है, और एक और किताब इनकी है मालगुड़ी डेज। ये आपने देखा हो, कितना बढ़िया सीरियल आता था मालगुड़ी डेज। लेकिन यदि आप आज के जमाने में पैदा हुए होगे तो शायद ना देखा हो। तो याद रखिएगा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड और मालगुड़ी डेज, इसकी रचना भी किसने करी है? आर के नारायण ने करी है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। और गट्टू नाम का किरदार इन्होंने एशियन पेंट्स के लिए गढ़ा। किसके लिए? एशियन पेंट्स के लिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। किताबें जरूर पढ़ना, किताबें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। किसी राज्य के क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केवल जिला न्यायालयों और भारत में सभी न्यायालयों। आपको यह बताना है क्या है। देखो क्वेश्चन को समझा देता हूं यदि समझ में ना आया हो। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है? देखो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम है ना, सबसे बड़ा कोर्ट तो वही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जाती है ना, जैसे कोई भी केस जाता है और वो उसकी सुनवाई करते हैं, तो सुनवाई करने के बाद उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। जो निर्णय आता है ना वो स्टोर हो जाता है, वो अभिलेख जो है वो बन जाता है। सॉरी। और दूसरी चीज, अभिलेख न्यायालय बन गया तो अब क्या होता है, जो जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, जितने भी कोर्ट होते हैं, वो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। क्या रेफरेंस? कि जब ऐसा केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था, तो उसको ध्यान में रखकर हम ये निर्णय सुना रहे हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसलिए क्या कहते हैं, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है उस पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, गलत नहीं बोल सकते उसको। क्यों? वरना सजा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सभी न्यायालयों पर। ध्यान रखिएगा, तो भारत के जितने भी हाई कोर्ट है साहब, सभी पर जो है वो यहाँ पर क्या होता है? अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके पहले भैया सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हो, तो दीपावली के इस खास मौके पर आप सभी लोगों के लिए 75% का डिस्काउंट लेकर आया है एग्जाम्पुर आपको दे रहा है दीपावली की खुशियां। इस दीपावली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है? DIWALI 75 इस कोड को आपको अप्लाई करना है। आप जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे आपको एग्जाम्पुर के कोर्सेज पर मिल जाएगा 75% का डिस्काउंट। और ये ऑफर वैलिड है 27 अक्टूबर तक। कब तक है? 27 अक्टूबर तक वैलिड है भैया। इसका फायदा आप लोग उठाइए। और दूसरी बात, यदि आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्पुर के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंतजार क्यों करना है? बार बार मैं आपको ये चीज बताता हूं, जरूर आप इंस्टॉल कीजिए, इसका आप प्रॉफिट लीजिए। आप देखिए कि इसमें क्या है। आपको क्या करना है भैया? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। जॉब अलर्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेगी, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर,
अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप एग्जाम पर जब ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको और भी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करोगे? आपको जाना है कहां पर? प्ले स्टोर पर, लिखकर सर्च करना है एग्जाम पर ऐप, और आप जो है वो इसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करोगे, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिखकर, और बस सारी फैसिलिटी आपके हाथ। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या लिखा है साहब क्वेश्चन, आंसर करो। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? सामंत, बंदगान, इक्तादार या मुक्तिस? जरा बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बता दो तो भैया मजा आ जाएगा। सभी आंसर कर दें, क्या होगा राइट आंसर बताइए, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। इल्तुतमिश की बात हो रही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? आंसर करें, फटाफट करें, जल्दी करें, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया, बी 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 बी, वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर आप लोगों के बी आ रहे हैं भैया। और बताइए कैसे पता, चलिए बताइएगा। बहुत बढ़िया, और आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर, वेरी गुड। सी और डी भी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं लगातार। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अब सुनो थोड़ी सी कहानी, किसकी? इल्तुतमिश की। कौन है इल्तुतमिश? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना। तो भैया आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में आया था मोहम्मद गौरी लूटने काटने और सारा साम्राज्य को कब्जे में करने के लिए। गौरी आता है, मोहम्मद गौरी कहां पर भैया? तो वो आता है कहां पर? भारत में। भारत के बहुत सारे एरियाज को जीत लेता है मोहम्मद गौरी। जीतने के बाद अपने 3 गुलामों में क्या करता है? बांट देता है और चला जाता है वापस। लेकिन जब वापस जाता रहता है तो सिंध के पास कुछ जनजाति, लड़ाकू जनजाति जो रहती है, वो उसको पकड़कर मार डालती है, मार ही डालती है सीधा। मोहम्मद गौरी जो है वो ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है उसके बाद? जो यहाँ का जो सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य मिलता है वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रख देता है। किसकी? गुलाम वंश, जिसे इस्तमरारी वंश या फिर मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 1206 से लेकर 1290 तक ये शासन करता है ये वंश, इसको आप ध्यान रखिएगा। संस्थापक कौन रहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम किसका रहता है? वो रहता है भैया मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के बाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन को संभालता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी काफी बढ़िया काम कर देता है मतलब। और दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है कौन? वो रहता है इल्तुतमिश। कौन रहता है? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। ये गुलाम रहता है, उसके बाद ये बन जाता है भैया दामाद। कौन बन जाता है? दामाद भी बन जाता है। पहले ये चीजें बड़ी चलती थी, क्या? पहले गुलाम बना लो फिर दामाद बना लो। अब जमाना बदल गया है, पहले दामाद बना लो फिर गुलाम बना लो, है ना। अब चीजें जो है वो बहुत सारी बदल गई। अब आप ये मत सोचना इतिहास से, सर आप तो बोलते हो इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास से सीखना, लेकिन अभी सिस्टम बहुत बदल चुका है ना। अभी ऐसे नहीं आना कि गुलाम बन गए तो अब दामाद बन जाओगे, इसके चांस बहुत कम है। तो आपको पहले जो है वो दामाद बनना पड़ेगा, फिर आपको गुलाम जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये सब जोक है ना, इसको अपने दिल पर और दिमाग पर ना ले। इल्तुतमिश क्या करता है भैया? गुलाम भी बनता है, दामाद भी बनता है इसका। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की पुत्री रहती है रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका बनती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनती है। वैसे इसकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे, मतलब कि कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री का सेशन ले आऊंगा अलग से। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखें। दूसरा चीज, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रियल फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश को, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा, इल्तुतमिश जो है वो क्या करता है? चालीसा दल का गठन करता है। क्या करता है? चालीसा दल का गठन करता है। अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को जो है वो इसमें रखता है और नीति निर्धारण और बाकी चीजों का काम करता है इल्तुतमिश, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अब आती है बात कहां। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें कहा जाता था बंदगान। क्या कहा जाता था? बंदगान जो है वो कहा जाता था। नोट कर लेना, ठीक है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। जरा आंसर करके बताओ क्या होगा राइट आंसर, फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइएगा। सभी को बताना है भैया क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद भारत की दिशा और दशा में बहुत सारे परिवर्तन हुए। बताइए 1 नवंबर 1858 का समय जरूर याद रखना इसके बाद, क्योंकि इस दिन की जाती है महारानी की घोषणा। 1 नवंबर 1858। अभी देखो क्या है, सभी आंसर कर दो पहले, क्या होगा राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, कोशिश जरूर करें। देखो आंसर आपको करना है, आप गलत करें सही करें, हमेशा मैं बोलता हूं आंसर जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखो यहां पर अभी एक चीज आता है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किया गया? ये बोला 1857 की क्रांति होती क्यों है? 1857 की क्रांति की यदि आप बात करोगे ना साहब, तो 1857 की क्रांति के कारण थे बहुत सारे। कैसे कारण थे? कारण ये था कि भैया जैसे मुगल नवाब से क्या बोलते हैं तुम एक काम करो, लाल किला छोड़ो, जाओ कहाँ, कुतुब मीनार में जाके रहना। बोलता भैया लाल किला मुगल बादशाह, तो इनके लिए कोई नहीं था। नवाबों से बोलते अपनी उपाधियां अलग करो, है ना, ये सबसे काम नहीं चलेगा, ये सिक्कों पर अपनी जो छाप छोड़ते हो ना वो भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। तो इस प्रकार से जो है वो राजा महाराजाओं को बड़ी दिक्कत हो रही थी। साथ में लॉर्ड डलहौजी ने और बड़ा काम कर दिया। क्या लेकर आया? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेकर आया। हड़प नीति में क्या होता है? हड़प नीति में सीधी बात ये थी कि यदि कोई राजा महाराजा और उसका कोई पुत्र नहीं है, या राजा उस समय राजा यदि मर जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति किसके पास जाएगी? वो सारा राज्य चला जाएगा अंग्रेजों के पास। वही तो कहानी हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मनु के या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह होता है किसके साथ में? गंगाधर राव नेवालकर। याद रखिएगा, गंगाधर राव नेवालकर जो कि झांसी के राजा हुआ करते थे, उनके साथ। लेकिन इनका एक पुत्र भी होता है, पुत्र का निधन हो जाता है और उसके बाद पिता का निधन, मतलब कि राजा का निधन हो जाता है बीमारी के कारण। अब वही जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर राज्य जाएगा अंग्रेजों के हाथों में। तो उसी समय तो डायलॉग मारती हैं रानी लक्ष्मीबाई, क्या बोलती हैं? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं, ध्यान रखना। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी में हुआ था, जन्म तो वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, और निधन हुआ था ग्वालियर में। वो कौन जाती है 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए? से बहुत सारे राजा महाराजा अपने आप में दुखी रहते हैं, किसान दुखी रहते हैं कि लगान देना पड़ता है ना, सैनिक दुखी रहते हैं कि सूबेदार से ऊपर का पद ही नहीं मिलता, ऊपर से गाय और सुअर की चर्बी का हम जो है वो यूज करके, मतलब कि जो बम बनाए गए उनको मुंह से खोलेंगे। इन सब से दुखी रहता है हर कोई। तब 1857, बस एक चीज रहती है, 1857 की क्रांति में कोई यूनाइट नहीं होता, कोई एक लीडर नहीं होता। लीडर बना तो देते हैं किसको? बहादुर शाह जफर, बेचारा फंस जाता है और भेज दिया जाता है रंगून, ध्यान रखेगा। अब जब ये सब हो गया, क्रांति तो बड़ी हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि भैया ये लोग ना दिक्कत कर देंगे। ब्रिटिश साम्राज्य, रानी जो बैठी थी साहब, ब्रिटिश जो महारानी थी, वो समझ गए कि बहुत अच्छा मौका, एक काम करते ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को करो समाप्त, बोलो कि हम अब एक काम करेंगे कि भैया भारतीय लोगों के साथ में रहेंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, जो जिन लोगों को हमने गिरफ्तार करके जेलों में डाला उनको हम छोड़ देंगे। ये सब घोषणाएं करी जाती है 1858 इलाहाबाद में, ठीक है। तो इन भारत की जनता थोड़ी सी समझ जाती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये शासन करने की दूसरी मेथड आ जाती है इनकी। 1858 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया जाता है, भारत के सचिव को जो नियुक्ति की जाती है, ध्यान में रखिएगा। और क्या होता है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल नहीं घटा दी गई, क्योंकि यह सैनिक विद्रोह था। सैनिकों ने तो विद्रोह कर दिया था, पहले भारतीय सैनिक होते थे ज्यादा, उन्होंने बोला भैया चढ़ाई कर दो इनके ऊपर, तो क्या कर दिया? यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई, भारतीयों की कम कर दी थी, ध्यान में रखना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया, अभी मैंने आपको बता दिया। भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे।
आपको पढ़ाने पड़ेंगे सारे टॉपिक, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताते चले। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिला भैया? आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, डी ए, वेरी गुड। और आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर, बताते चले। बहुत बढ़िया भैया। देखो, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये सारे आर्टिकल कौन से हैं? ये सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट वाले हैं, सारे आर्टिकल मौलिक अधिकार। मैं कितनी बार कह रहा हूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 63 तक याद कर लो ना। क्या जा रहा है ये बताओ, कुछ जा रहा है क्या? इतना कोशिश करो, इनमें सब याद नहीं करने होते, लेकिन कर भी लोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी, फायदे ही देंगे वो आपको। आर्टिकल 1 से लेकर 63 तक में आपको जो है वो क्या क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत की नागरिकता और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज, और क्या मिलेगा? द यूनियन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक सब पढ़ लोगे। समझ रहे हो? चलिए, अभी यहां पर आना है आपको, क्या लिखा है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? स्वास्थ्य का अधिकार लिखा है तो 12 से 35 के बीच में ही होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सारे वैसे ही के वैसे ही है। आर्टिकल 29 कहता है क्या? आर्टिकल 29 अनुच्छेद 19 कहता है क्या? कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी है। भारत में कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने, हर चीज की आजादी है। बिजनेस, व्यापार करने की आजादी है। संघ या यूनियन बनाने की आजादी है, ध्यान रखिएगा, वो आपको यहाँ पर है। आर्टिकल 20 में जो है वो आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ चीजें होती हैं, वो आपको जो है वो यहाँ पर दी गई है, आपको अधिकार जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है भैया? कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ध्यान रखिएगा, और वो निःशुल्क होनी चाहिए। आर्टिकल 21 ये अधिकार है सभी का, और इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। क्या कहता है? राइट टू लिबर्टी, है ना? तो आपको जो है वो गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। किसमें मिला है? आर्टिकल 21 में जो है वो संविधान में ही आपको जो है वो अधिकार दिया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी के अंतर्गत है स्वास्थ्य का अधिकार, इसी के अंतर्गत है स्वच्छता का अधिकार, इसी के अंतर्गत है अच्छे वातावरण का अधिकार, इसी के अंतर्गत है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसी के अंतर्गत है चुप रहने का अधिकार, इसी के अंतर्गत है विदेश यात्रा करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 में आते हैं, तो इसको अधूरा नहीं पढ़ना कि भैया बस गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, बात खत्म। इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। क्लियर है? चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? आपको बताना है कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइएगा। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। वेरी गुड, डी आंसर आ रहा है, ए आंसर, सी वेरी गुड, और बताइए डी, वेरी गुड। चलेगा, रिचा, पूनम, राखी, बहुत बढ़िया, शारदा, अंकिता जी, हिमांशी, वेरी गुड, अनिल, वेरी गुड। सभी आंसर करें भैया, सभी को आंसर करना है, गलत करो या सही करो, आंसर जरूर करो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो भैया गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के पास, मानसरोवर झील, सिंधु हिमालय के पास से निकलती है, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की जब बात आती है तो बात क्या आएगी साहब? गोदावरी नदी जो है, देखो हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी नदी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक होती हैं सदाबहार नदियां, या जिन्हें हम कहते हैं 12मासी नदियां। क्या होता है? एक होती है 12मासी नदियां, 12मासी नदियां, और एक होती है गैर 12मासी नदियां, गैर 12मासी नदियां। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें 12 महीने पानी होता है कि नहीं?
वो नदियां कौन सी होती हैं? वो नदियां होती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब आप बोलोगे सर हिमालय से निकलने वाली नदियों में इतना पानी आखिर रहता कैसे है कि पूरे साल पानी रहता है उनमें? उसका कारण ये है, बरसात होती है उसका पानी तो आएगा ही आएगा, तो भाई बाकी समय पानी रहेगा। दूसरा चीज, जब बरसात नहीं होती तब पानी आता है पर्वत पर, जो बर्फ है हिमालय पर उसके पिघलने से क्या होता है, पूरा पानी बहकर नीचे आता है, तो नदियों में हमेशा पानी होता है। गंगा नहीं सूखती कभी, ब्रह्मपुत्र नहीं सूखती, सिंधु कभी सूखती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गैर बारहमासी नदियां कैसी होती है? जो हिमालय से नहीं निकलती, जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियां कैसी हैं? गैर बारहमासी नदियां। इनमें देखना गर्मी के समय में पानी की मात्रा कम हो जाती है और कई नदियों में सूखा जो है वो पड़ जाता है। वो कारण ये होता है कि वो हिमालय से नहीं आती। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या है भैया? मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? है ना, ये सभी वेट के जो है वो उसमें टर्म यूज की जाती है भार को लेकर के। इतना वेट है तो उसका नाम क्या होगा? तो आपको बताना क्या इसमें से यूज नहीं होता मुक्केबाजी में? अंडर वेट, हैवी वेट, मिडिल वेट या लाइट वेट? आंसर करो, जल्दी करो, फटाफट करो। आपको बताना है कि मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में कौन सी टर्म का यूज नहीं किया जाता है। सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए, फटाफट कर दे भैया, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करो, फटाफट करो, जल्दी करो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखो एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, कौन सी टर्म यूज होती है? लाइट वेट। लाइट वेट मुक्केबाजी में यूज होती है। इसमें क्या रहता है साहब, यदि आपका वेट जो है वो किलोग्राम में, यदि हम बात करते हैं, यदि आपका वेट 57 से लेकर 57 से लेकर 63 केजी के बीच में, तो आप क्या हो जाएंगे? लाइट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट वेट। फिर आता है आपका मिडिल वेट। मिडिल वेट क्या रहेगा आपका? तो 69 से लेकर 75 केजी के बीच में, 69 से लेकर 75 केजी के बीच में क्या होता है? मिडिल वेट होता है। हैवी वेट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यदि आपका वेट 81 से लेकर 91 रहेगा तो क्या बोलेंगे? हैवी वेट। लेकिन अंडर वेट कुछ नहीं होता, अंडर वेट मुक्केबाजी नहीं होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मिडिल वेट, लाइट वेट होता है। अच्छा, एक और आता है सुपर हैवी वेट। क्या आता है? सुपर हैवी वेट। और सुपर हैवी वेट कितना होता है? सुपर हैवी वेट, सुपर हैवी वेट कितना होगा? तो ये आपका होता है 91 प्लस केजी, है ना, 91 से ज्यादा किलोग्राम यदि आपका वेट है तो वो आप किस में आओगे? सुपर हैवी वेट में आ जाओगे। इसको आप नोट कर लेंगे, क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है साहब, क्या आता है बताइएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या फिर जैन धर्म? त्रिपिटक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सभी आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे। त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? भैया मैंने आपको पढ़ाया है एक धर्म बहुत ज्यादा। चलो पहले तो आप आंसर कर दो, नहीं तो फिर मैं ही सब बता दूंगा तो क्या मतलब। प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए। चलेगा, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। ए सभी आंसर करें, बहुत बढ़िया। बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी सभी आंसर करेंगे भैया, क्या होगा राइट आंसर? सम्राट सिंह, राखी, अनुज, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें। कुमारी, वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। कोशिश जरूर करना, कुछ बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं कि बस सर को निहारते रहें, इतने में पेपर निकल जाएगा। सर को निहारते रहने हैं बस, पेपर नहीं निकले। कुछ क्वेश्चन तो फिर भी कर लो, क्योंकि कानों में ये मधुर आवाज तो आपके पहुंच ही रही होगी, ठीक है। चलेगा, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बता दें। बहुत बढ़िया, तो भैया मैक्सिमम आंसर आया बी, और बिल्कुल सही है। क्यों सही है आते हैं, चलेगा। देखिएगा, यहां पर यदि हम बात करते हैं त्रिपिटक की, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर ये पिटक क्या होता है? पिटक मतलब एक पोट्री, 3 पोट्री बनाई गई, नाम क्या रखा गया इनका? 3 त्रिपिटक जो है वो क्या हो जाएगा आपका? तो त्रिपिटक जो है वो आपका होता है विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए, तो देखो पिटक को आप पीटने से जोड़ोगे तब भी बन जाएगा। तो आपने कोई गलती करी तो पहले आपसे विनय करेंगे, विनती करेंगे, हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, है ना, तो विनय पिटक। फिर आपके लगेगी सुटाई, नहीं आपको समझ में आया तो सुत्त पिटक, और फिर भी नहीं समझ में आया तो धमाधम आपको जो है वो पढ़ेंगे तो अभिधम्म पिटक।
ठीक है, बाकी इसमें ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको याद कराने में बोल रहा हूं। इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें मिलता है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, बौद्ध धर्म के नियम विधान, ये सब चीजें जो है वो स्टोर करके रखी गई इन पिटकों में, और इनके द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म पूरी तरीके से जो है वो संचालित होता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया का 4th सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक साथ आए थे, लेकिन जैन धर्म भारत की सीमा में ही सिमट कर रह गया। कारण ये था कि भैया इसमें जो है वो बहुत सारी तपस्या की बात करी गई, इसमें बहुत कठोर कठोर नियम बनाए गए, ऐसे नियम जो आम आदमी फॉलो नहीं कर सकता। इसके उलट बौद्ध धर्म कुछ नहीं बताता। बौद्ध धर्म आपको बताता है कि आप दुखी हो और दुख से निकलते कैसे हो, और भी बहुत इजी चीजें हैं। और बौद्ध धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं, हर समुदाय हर धर्म के लोग उसमें इजीली आ सकते थे। और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध दुनिया भर में फैल गया, उनका प्रचार प्रसार राजा महाराजाओं ने भी खूब प्रचार प्रसार किया था, वो आप ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध वही व्यक्ति है साहब जिनके जन्म के समय ही डिसाइड हो गया था कि ये या तो संत बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे, तो भैया वो बन जाते एक संत सन्यासी, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में क्या करा था, अपना घर छोड़ दिया था, जब उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देख लिए जिससे उनका मन दुखी हो गया। जब बहुत ज्यादा आदमी दुखी होता है तो वो सन्यास की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। ये हर आपको जो है वो सन्यासी से समझ में आएगा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। कौन, वो चले जाते हैं भैया स्वामी गौतम बुद्ध जी। इनको आप ध्यान रखिएगा। 6 साल तक करते हैं तपस्या। तपस्या करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया बिहार जो आज है, वहां पर उनको होती है ज्ञान की प्राप्ति 6 साल के बाद, मतलब 35 वर्ष की उम्र में। उसके बाद वो अपना पहला उपदेश देते हैं, कहां पर, सारनाथ में, ठीक है, याद रखेगा। जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है वो इनका निधन होता है, और निधन होने के बाद निधन को क्या कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। ये सब टर्म आप यहाँ पर याद रखेगा। बाकी हम लोग जो पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण, है ना, बाकी जो हम पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य एम्पायर, इन सबके सेपरेट सेशन लाऊंगा। कभी जीवन नहीं भूलने वाले हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी बताए गए हैं। तो त्रिपिटक अलग है, त्रिरत्न अलग है। त्रिरत्न क्या है भैया, तो त्रिरत्न में ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न किसे कहा गया है, तो त्रिरत्न जो है वो यहाँ पर कहा गया है किसको, बुद्ध धम्म और संघ को। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ को कहा गया, ये भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या बनता है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय आपको बताना है, मतलब भारत का एक ऐसा कोर्ट, ऐसा न्यायालय जो मतलब वहां आखिरी वही है आपके लिए, है ना, आखिरी वही है, सबसे ऊपर वही। यदि आपकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती तो आप जा सकते हो भैया यहाँ पर, ठीक है। इतनी बातों से समझ में आ गया होगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय। भैया उपभोक्ता न्यायालय जो है वो किसी चीज के आपको न्याय दिलाने के लिए नहीं रहता। उपभोक्ता न्यायालय जो है वो, आप मान लीजिए आपको कहीं आपने कोई सामान खरीदा, कोई सर्विस ली, और उसमें जब आपके साथ कुछ होता है सिर्फ उसमें न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है साहब, यहाँ पर यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 जो है वो यहाँ पर क्या कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जहां पर आप अपील कर सकते हो अपनी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है तो फिर उसको मानना पड़ता है। समझ रहे हो उस चीज को, चलेगा। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो फिर आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है क्या, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के लिए नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। आप देख रहे हो क्या तर्क क्या दिया है, आखिर बहुत बहुत उत्थान हुआ यूरोपीय शिक्षा से भारत का। लिनलिथगो कमीशन, रैमसे मैकडॉनल्ड पुरस्कार, बुर्स का नीति पत्र या बुर्स डिस्पैच, इरविन रिपोर्ट। आंसर करो, जल्दी करो, बताइएगा। समझ रहे हो, ये विश्व गुरु के देश को ऐसा कह रहे हैं कि ये यूरोपीय शिक्षा देंगे तो हमारे देश का उत्थान हो जाए। कितना उत्थान किया,
इतना उत्थान किया कि इन्होंने हमें अपनी ही भाषा में नीचे गिरा दिया। ये बोल दिया कि हिंदी बोल रहे हो तो तुम मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश बोलोगे तो जेंटलमैन। तो ये इनने सिखाया। ये उत्थान होता है क्या? उत्थान वो होता है कि आप हर भाषा का सम्मान करें, किसी भाषा पर घमंड ना करें। हिंदी जो है वो हमारी माँ की तरह है। यदि आप अपनी माँ को ही कम समझने लगो दूसरे की माँ देखकर कि नहीं इसकी माँ तो बढ़िया लगती है यार, तो फिर अपनी माँ को आप क्या हंसोगे अपनी माँ के ऊपर? तो वो वाला काम करा दिया किनने? इनने। अच्छा, लोग करते भी हैं, ये नहीं सोचते। आज मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं, आप किसी रिक्शे वाले से बात कर रहे हो या कहीं ठेले या कहीं पर भी बात कर रहे हो, या जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उससे जाके इंग्लिश में बोल रहे हो, वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हो। आपको पता होना चाहिए भाषा क्या होती है, कम्युनिकेशन का मीडियम। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि उससे हिंदी में बात, हिंदी आती है लेकिन वो समझते हो ना, वो वाली चीज निकलती कर हम तो मतलब जे वाले। तो मूर्ख आप हो। आप कितना भी हंस लो सामने वाले के ऊपर, मूर्ख आप होते हो। ध्यान रखिएगा क्या होता है, भाषा आपको आनी चाहिए। जितनी भाषाएं आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। भाषा भाषा क्या है, आप जिससे मिल रहे हो आप उस तरीके से रह सको, है ना। नहीं तो कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अकड़ के चल रहे हो, अरे तो तुम गधे हो। जो समझदार व्यक्ति होगा वो आपको मूर्ख गधा समझेगा, ये वाला सिस्टम है। तो ये दिया है, ऐसा उत्थान किया। नैतिक चरित्र, नैतिक चरित्र कैसे बनाया? जेंटलमैन कौन होता है? जेंटलमैन मतलब कि कुर्ता हुआ, वो कोट पहनने वाला, कोट पैंट टाई लगाने वाला, वो ये नैतिक उत्थान होता है। नैतिक उत्थान वो होता है कि हम कपड़े ना देखें, व्यक्ति का चरित्र देखें, तब वो नैतिक उत्थान कहलाएगा। वो हमारी शिक्षा थी, इनकी शिक्षा ये वाली। अभी बोलने पे आ जाए तो कितना कुछ रहेगा। और ये शिक्षा अभी तक चल रही है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, अभी तक चल रही है। इन्होंने हमको सिखाया कि नौकर बनना चाहिए, इन्होंने हमको सिखाया आजाद रहना चाहिए। अरे आजादी किससे? यदि आप आजाद हो जाओगे तो आप मर जाओगे। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में आजाद नाम का कुछ नहीं होता। आप एक तरफ से आजाद होगे तो दूसरी तरफ से आप डिपेंड हो जाओगे कहीं ना कहीं। एक तरफ से इंडिपेंडेंट, दूसरी तरफ से डिपेंडेंट, कुछ ना कुछ। क्या आप धरती पर रहना छोड़ दोगे? डिपेंड हो भैया, आप उस पर खड़े हो तो आप उस पर डिपेंड हो। आप सांस ले रहे हो तो आप हवा पे डिपेंड हो। आप खाना खा रहे हो तो पेड़ों पे डिपेंड हो। हर चीज पर आप डिपेंड होते हैं, लेकिन क्या होना है भैया? इंडिपेंडेंट। चलिएगा, तो ये सब इनने शिक्षा दी थी। ये क्या करते हैं, देखो वुड्स का घोषणा पत्र आता है कब? 1854 में, 1854 में आता है। और ये क्या करते हैं? 1854 में आता है और इसमें रहते हैं 100 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल रहते हैं? 100 आर्टिकल्स रहते हैं। और इसमें बात की जाती है भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की। भारत की शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल वाली। हमारे यहाँ ये डिग्री वाले कोर्स नहीं होते थे, या कॉल सेंटर वाले कोर्स। कॉल सेंटर का कॉल कर लो और बस अपन को नौकरी लग गई, ये नहीं होता था। हमारे यहाँ ज्ञान से जो है वो चीजें चलती थी, और ज्ञान जो है वो मुखाग्र चलता था। इसको आप ध्यान, इनने बदल दिया। इन्होंने सारे गुरुकुल उरुकुल सबकी वाट लगा दी। क्या लेकर आए? कॉन्वेंट स्कूल। इंग्लिश बोलो नहीं तो फाइन लगेगा। ये कौन सी बात है? यदि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा तो मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये हाँ, तब 100 रुपए दो जब हिंदी बोलते ना बने, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। यदि आपको हिंदी बोलते नहीं बन रहे तो 100 क्या, उसके साथ कुछ कुछ और भी आपको मिलना चाहिए फिर, है ना। आगे आप समझदार। चलेगा, तो वुड्स डिस्पैच आप यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो ये जो है वो वुड्स के द्वारा इसको घोषणा की गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। और इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। वो भी आप ध्यान में रखिएगा, इन्होंने कहा था, अपन ने नहीं कहा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? गुलाबी, हरा, नीला और लाल। ओलंपिक में होती है रिंग। कितनी रिंग होती है वो भी बता देना, और उनमें से कौन सा कलर नहीं होता वो भी बता दो। जल्दी आंसर करो, फटाफट करो। इनमें से कौन सा रंग जो है वो नहीं होता है? अलग ही समझ में आ रहा है वैसे तो, कोशिश करो आप आंसर करने की। बताइएगा। चलेगा, सी 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 कहां से हो जाएगा? और बताएं, सभी आंसर करेंगे। ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी आंसर कर दो। क्या हो, वैसे आप लोग होशियार तो काफी हो, है ना, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेगा, आंसर करें जल्दी से। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ओलंपिक का रंग नहीं होता। आंसर करो, जल्दी करो, फटाफट करो, बताइए। देखो क्या होता है एक्चुअली, भारत बोल रहा हूं, दुनिया में अलग अलग महाद्वीप है, और महाद्वीपों को लेकर यहाँ पर अलग अलग कलर में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि यदि यहाँ पर हम बात करते हैं यूरोप की, किसकी बात करते हैं? यूरोप की बात करते हैं। अब पूछा जाएगा, बताइए देखो कितनी रिंग होती है आपकी? 5 रिंग होती है ना। ऐसी आपको कितनी रिंग मिल जाती है? 5 रिंग जो है वो यहाँ पर
मिलती है। किसमें? वो मिलती है आपको ओलंपिक में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला कि बताइए यूरोप के लिए कौन सा कलर है? तो यूरोप के लिए जो कलर है वो है ब्लू कलर। कौन सा कलर है? ब्लू कलर, ठीक है, मतलब नीला रंग। पूछा जाएगा एशिया के लिए कौन सा कलर है? एशिया के लिए कलर है येलो। कौन सा है? येलो है, ठीक। उसके बाद आएगा भैया अफ्रीका का कौन सा कलर है? अफ्रीका वाला जो रंग है उसका कौन सा कलर है? ब्लैक। अच्छा, ब्लैक कलर क्यों है इसका? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत पिछड़ा है ये महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप बहुत पिछड़ा, इसका रंग जो है वो ब्लैक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो सर ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? फिर ऑस्ट्रेलिया का वही होगा जिस कलर के पेन से मैं लिख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया का कलर होगा क्या आपका? ग्रीन। कौन सा होगा? ग्रीन होगा। अब बचा है एक कलर और बचा है क्या आपका? बताइए। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आपका बचा है भैया अमेरिका। क्या बचा है? अमेरिका। देखो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश, अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा उसका कलर हो गया रेड। और पिंक कलर किसका होता है? पिंकी का। ध्यान रखिएगा। तो भैया पिंक कलर कोई भी नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना चुन के ऑप्शन में पिंक कलर डाला है ना, कि जिनको पसंद होगा वो सभी अभी खिलखिला के यहाँ पर हंसेंगे, सर ये तो हमारा फेवरेट वाला कलर है। हंसेंगी मतलब नहीं, हंसेंगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का फेवरेट होता है, लड़कों का भी पिंक कलर फेवरेट होता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्या आया भैया बताइए। आपको बताना है माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कामी रीता शेरपा, गौरी सावंत, भावना कंठ, प्रियंका मोहिते। जब ये माउंट मकालू चढ़ी थी तो भैया पेपर में आई थी न्यूज, है ना। तो जल्दी से बता दो, यदि न्यूज पढ़ते हो या करंट पढ़ते हो तो आंसर करेंगे, जल्दी बताएंगे, बताइए। सभी आंसर करेंगे। माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं, क्या है? कोशिश करेंगे। और कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था भारत की महिलाओं ने कहां कहां पर फतह किया। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पर पहली दिव्यांग महिला कौन चढ़ी, सातों महाद्वीपों की चोटियों पर कौन चढ़ा, सातों महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, दुनिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, कब चढ़ी, सारी चीजें हमने जो है वो इंग्लिश चैनल को किस महिला ने पार किया, फिर इंग्लिश चैनल किस पुरुष ने पार किया, पहली बार किसने किया, ये सब बताए हैं। लेकिन ये हवा हवाई में उड़ा मत देना, ये आपके एग्जाम में आते हैं तो बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया करो, पढ़ लिया करो। जिस दिन क्लास नहीं उस दिन बैठ कर रिवाइज करने। देखो यहाँ से तो हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से तो हम आपको हर चीज देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे, आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन आप भी मेहनत करिए, आप मेहनत करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। चलेगा, तो राइट आंसर क्या होगा? माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है भैया? प्रियंका मोहिते। याद रखिएगा, दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मकालू। तो कौन चढ़ी है? प्रियंका मोहिते। मां से मकालू और मां से मोहिते करके याद करोगे तो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, आपको बताना है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? श्वसनी, श्वास नलिका या कूपिका? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। कितने मिनट? सभी आंसर कर दें, जल्दी कर दें, बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी आंसर करते चले, आगे बढ़ते चले भैया, सभी को करना है, गलत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखो यहाँ पर मानव श्वसन का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो भैया वो है कूपिका या एल्वियोली जो है वो इसे कहा जाता है, एल्वियोली जो है वो कहा जाता है। ये क्या करती है साहब? तो ये क्या करती है, हमारे जो श्वसन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? लागत प्लस दृष्टिकोण, निवेश प्लस दृष्टिकोण, भूमि प्लस दृष्टिकोण, ऋण प्लस दृष्टिकोण? वैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो जो साइंस की टर्म होती है, जो इकोनॉमिक्स की टर्म होती है ना, उनको कोशिश किया करो आप इंग्लिश में पढ़ने की।
है ना। पेपर में भी कई बार ऐसे लिख देते हैं ये लोग कि उसका हिंदी लिखते ही नहीं है, इंग्लिश में ही हिंदी करके कर देते हैं। ठीक है, चलेगा, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? आंसर करो, जल्दी करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी बैठे थे भैया किसान आंदोलन में लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल रहे थे, इसको बताओ इसका क्या करने वाले हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या कहलाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि यदि किसान इस फसल का यूज कर रहा उपजा रहा है उसको, तो उसको मिनिमम इतना पैसा तो हम देंगे फसल करने पर, क्योंकि किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो किसान का एक सिस्टम ये रहता है, किसान के पास जमीन कितनी भी हो, कुछ भी हो, मेहनत खूब करनी पड़ती है और वो डिपेंड रहता है मौसम पर। पता चला 3 महीने 4 महीने तक बिल्कुल हाथों से जो है वो उगाया फसल को और गिर गए ओले, बस ओले ओले हो जाता है। उसके बाद दिक्कत ये होती है पूरी की पूरी फसल शून्य होती है, समझ लो आप, जितनी मेहनत और जितना पैसा लगा सब खत्म हो जाता है। ये होती है किसान की कंडीशन। ठीक, कभी अच्छी निकल जाए तो अच्छा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर समय किसानों का घाटा होता है, क्योंकि हमारी जलवायु है वो ऐसी हो गई, इसका पता ही नहीं रहता कब पानी गिर जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगी। पता चला बरसात के मौसम में ठंडी आ गई और ठंडी के मौसम में गिर रहा है पानी, तो हमको तो मजा आता है कि आज चाय पीने और भजिया खाने का दिन है। एक किसान जो है वो बैठा बैठा बस मौसम देखता रहता है कि प्रभु बचा लो। ठीक है, चलेगा, सभी आंसर करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर? प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलोज विच अप्रोच? कौन सी अप्रोच करता है? आप खुद सोचो कौन सी अप्रोच होगी। मैंने बताया कि भैया नुकसान ना हो इसलिए। तो देखो क्या होता है, लागत प्लस दृष्टिकोण। मतलब क्या होता है भैया, किसान की कितनी लागत लग सकती है फसल उगाने में, ठीक है, और यहाँ पर और भी जो चीजें उसकी रहती है, कितना उसका खर्चा आ रहा है, चीजें आ रही, और उसके बाद जो 50% बढ़ाकर जो है वो यहाँ पर दी जाती है क्या? एमएसपी, जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, ध्यान रखेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इतिहास में बात करेंगे ना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आया था खिलजी वंश का दूसरा शासक। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, जो मार्केट रिफॉर्म लेकर आया था, बाजार सुधार। बाजार में बिठा दिए इसने अधिकारी कि भैया ध्यान देना, कोई कम ज्यादा में ना बेचे सामान को, बहुत सारी चीजें करवाया इसने। बाजार के मूल्य निर्धारित करे, इसने एमएसपी डिसाइड किया, इतने में बेच सकते हो, ध्यान रखना इससे कम ज्यादा ना करना। ठीक है, तो याद रखना लागत प्लस दृष्टिकोण होता है एमएसपी में, जितना टोटल लागत निकलता है उसमें प्लस 50% और जोड़कर जो है वो एमएसपी का रेट तय किया जाता है। ठीक है, ऐसा जो है वो रिकमेंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? बताइएगा, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको बताना है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व। मैं जब आपको समितियां याद करा रहा था तो मैंने कहा था जब भी यूनियन की बात आएगी नेहरू जी आएंगे, नेहरू जी यहां से वैसे ही हट गए, बचे 3 ऑप्शन। मेनन साहब को समिति में अध्यक्ष बनाया ही नहीं था, उनको अलग कर दिया, 2 बचे उनमें से लगा दो। तो भैया राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे किसी दिन अलग अलग समितियों के अध्यक्षों के बारे में और उनकी उप समितियों के अध्यक्ष, ये भी आते हैं भैया पेपर में। ठीक है, ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे देश को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारी रियासतों को अपने अंडर में कर लिया, 3 रियासतें कर रही थी। दिक्कत कौन कौन सी? हैदराबाद रियासत और कौन सी भैया? दूसरी जम्मू कश्मीर रियासत से जो है वो दिक्कत हो रही थी, है ना। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो मध्य क्षेत्र में हमारी एक और रियासत थी, भोपाल की रियासत, वो भी यहाँ पर दिक्कत कर रही थी, वो भी आप ध्यान रखना। अच्छा, ये लोग क्या बोल रहे थे? हमको स्वतंत्र राज्य बना दो। अब हैदराबाद को यदि हम स्वतंत्र राज्य देश बना देंगे तो आप सोचो हम कैसे जी पाएंगे? बीच में, पूरे देश के बीच में हैदराबाद। फिर बोलता हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। अरे तुम पाकिस्तान में हो जाओगे शामिल, वो बात अलग है, लेकिन शामिल हो गए तो तुमको क्या रास्ता देंगे हम यहाँ से लाहौर तक का? तो भैया यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया और बस नवाब को गद्दी से हटाया। पुलिस कार्रवाई थी एक, ध्यान रखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत के पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है साहब, बताइएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान स्थान सही है? स्टेपी ग्रीनलैंड में मिलते हैं,
लॉस लानोस ब्राजील में मिलते हैं, सवाना अफ्रीका में मिलते हैं, कैंपास वेनेजुएला में जो है ये घास के मैदान मिलते हैं। आंसर करना, इसकी भी पूरी लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ी है। आंसर करें, जल्दी करें, फटाफट करें, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले तो एक याद रखना, कैंपास, कैंपस जो लिखा है ना ये है कैंपोस। कैंपोस जो घास के मैदान है वो आपको कहां पर मिलते हैं? कैंपोस घास के मैदान मिलते हैं आपको ब्राजील में। कहां पर मिलते हैं? ब्राजील में। ये बताओ स्टेपी घास के मैदान कहां मिलते हैं? सी सही है सर, वेरी गुड। और बताइए स्टेपी घास के मैदान आपको कहां पर मिलते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान आपको मिलेंगे भैया कहां पर? तो ये आपको मिलते हैं साउथ एशिया में। कहां पर मिलेंगे? साउथ एशिया में जो है वो मिलते हैं। साउथ एशिया में जो है वो आपको क्या मिलते हैं? स्टेपी घास के मैदान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, फिर आता है लॉस लानोस कहां पर मिलेंगे? तो लॉस लानोस जो है वो आपको मिलते हैं भैया वेनेजुएला में। कहां पर मिलते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान है। और सवाना मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका में। इसको आप ध्यान रखना, तो सिर्फ एक ही सही है, सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, पूरे जोश के साथ, पूरे बिल्कुल मोटिवेशन के साथ में और पूरे लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम लोग ये सेशन ला रहे हैं। लगातार पढ़ रहे हैं, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई को नहीं छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक साहब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से मेहनत करो। बिल्कुल मैंने बोला लिख कर रख लो कि हमको इस पेपर को क्लियर करना है, मतलब करना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान यहाँ पर रखें। और आप लोगों को जो दीपावली के शुभ अवसर पर ये उपहार दिया गया है, आप इस उपहार का फायदा उठाइए। यदि आप कोर्सेज लेने वाले थे तो 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दिवाली 75 कोड का आप यूज करें। 27 अक्टूबर तक जो है वो आपका ये वैलिड है, ठीक है? चलेगा। तो ये सेशन कैसा लगा फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर से दोपहर 12 बजे इसी शानदार से सेशन के साथ में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में।